my dear student, welcome to online classes of future IITian। तो हम लोग अभी जेई मेन क्रैश कोर्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, मतलब जेई मेन का सिलेबस इन क्रैश कोर्स रिवीजन कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में आपका चल रहा है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला टॉपिक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वो जेई मेन 2020 के लिए ले रहे हैं, लेकिन जो 11th और 12th के बच्चे हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि ये एक कंप्लीट पैकेज है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको 11th 12th का जो एग्जामिनेशन है बोर्ड लेवल का, जेई मेन जे एडवांस सब कुछ कवर किया जाएगा। मतलब एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12th लेवल और एडवांस लेवल ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जहाँ तक पिछले क्लास का सवाल है, हम लोगों ने हार्मोनिक मीन तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। मतलब क्या क्या कवरेज कर रखा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी भी पढ़ा था, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी पढ़ रखे हैं। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने ये बताया था कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं अगर आप उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो सीक्वेंस आपका एपी बन जाता है। जैसे ABC अगर HP फॉर्म करते हैं तो क्या याद किए थे हम लोग, B = 2AC/A+C। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। और अब हम लोगों को जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है, अभी क्या क्या बाकी है वो अगर एक बार बताएं तो सबसे पहले अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो जेई मेन फेवरेट है, मतलब जेई मेन स्पेशल आप कह सकते हो। जेई मेन बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है ना, हर दूसरा पेपर आप जेई मेन का देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको इस पर मिल जाएगा। दूसरा इसमें बाकी है सिग्मा नोटेशन, सिग्मा का कैसे यूज़ करते हैं समेशन के लिए, है ना, समेशन ऑफ सीरीज बाय सिग्मा नोटेशन। तीसरा होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, एक डिफरेंस सीरीज टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट होता है आपका इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आप लोग हेडिंग लिखो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़, मतलब AGS, है ना, हमने पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इत्मीनान से लिखिए। AGS का मतलब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब ऐसा सीरीज मतलब सम रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको हमने बताया था एक ऐसा सीरीज जिसमें आपके अगर टर्म्स देखो तो कुछ पार्ट AP का दिखे, कुछ पार्ट GP का दिखे। मतलब आप कह सकते हो दिस इज़ एक कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ AP एंड GP। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दें तो आप कह सकते हो कि फॉर इस तरह से है, अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक AP कंसीडर कर लीजिए। तो AP है 1 3 5 9, है ना, और एक करस्पॉन्डिंग GP कंसीडर करिए तो ये हो जाएगा 1, मान लीजिए x² और x³। तो इनको करस्पॉन्डिंगली अगर मल्टीप्लाई करके सीरीज़ के फॉर्म में लिखें तो 1 + 3x + 5x² + 9x³ मान लीजिए कि हमने अभी 4 ही टर्म लिखे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 3 5 और 9, 1 + 2 होता है 3, है ना, यहाँ पे 7 लिख दिया जाए ताकि ये एक AP फॉर्म करें। 1 3 5 7, दो का गैप है, और यहाँ पे 1x x² x³। तो आप कह सकते हो 5 के बाद आएगा 7, तो ये 5 तो आपका सही है, और 7x³। तो आप ध्यान से देखो 1 3 5 और 7 आपके AP फॉर्म कर रहे हैं, और 1x x² x³ क्या फॉर्म कर रहा है, GP। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ AP एंड GP है। तो इसी तरह के जो सीरीज होती हैं उनको कहा जाता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इतना बड़ा नाम ना लेकर हम लोग इसको AGS कहते हैं। तो अपने सिलेबस में क्या है कि AGS का सम का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इनफाइनाइट AGS के लिए क्या कंडीशन है वो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला या डेरिवेशन अडॉप्ट करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला निकाला था, एग्जैक्ट उसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे, जैसे R से मल्टीप्लाई करते हुए। और दूसरी चीज़ इनफाइनाइट AGS की भी कंडीशन वही है जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट GP का था, -1 से 1 की वैल्यू, R की वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप इन जनरल कर सकते हो। ये तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर इन जनरल अगर आपसे कहना है तो देखिए A+D, A+2D, A+3D अप टू A+n-1 टाइम्स D, ये AP है। 1
आर स्क्वायर आर क्यूब आर टू दी पावर n माइनस 1, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम फॉर्म में लिख दिया, तो आपको क्या बन गया, AGS, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है ना, इसको आप शॉर्ट में AGS लिखना और उसे क्लिक कर जाता है कि बेसिकली लॉजिक कौन सा लगाना है। फिर हमने क्या बताया कि जैसा आपको GP में सम निकालने का मेथड पता है, एग्जैक्ट उसी मेथड से आपको यहाँ पे भी सम निकालना है। तो वो सम कैसे निकालोगे आप, तो आप R से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या बन जाएगा आपका A टाइम्स R, तो जिसको मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये R से रिलेटेड टर्म है, तो सिमिलर टर्म को सेम जगह रखने पे कैलकुलेशन फर्दर ईजियर होता है। फिर दूसरा ये हो जाएगा A प्लस डी टाइम्स R स्क्वायर, तो ये यहाँ लिखा हूँ मैंने, ये A प्लस 2D टाइम्स R क्यूब होगा। अब आप क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये A दिख रहा है आपको, और यहाँ S टाइम्स 1 माइनस R, क्लियर। ये A प्लस AR कैंसिल हो गया, DR बचा, AR स्क्वायर कैंसिल, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर कितना हो जाएगा, DR स्क्वायर। कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक। और ये किसी से सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, ये पार्ट किसी से सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं मैंने, तो ये एज सच विथ नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे इनफाइनाइट AGS जब होता है, या AGS सिंपली अगर बात करें जिसमें n टर्म्स हों, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट, और अगर मैं पूछूं कि यहाँ कितने टर्म्स टोटल लिखे हुए हैं, तो देखिए R की पावर 1 से लेकर R की पावर n-1 टर्म्स हैं। एक ये है nth टर्म और ये n+1 टर्म। तो इसमें जो गलती होती है या जो आपको अलर्ट रहना है वो ये ब्रैकेट को लेकर ध्यान रखना है कि अगर हमने 10 टर्म शुरू में लिखा था तो यहाँ पे 9 टर्म होगा, क्लियर। अगर 100 टर्म ऊपर लिखे हैं तो यहाँ 99 होगा। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आप गलती ना करें। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका सम का फॉर्मूला मैं डिराइव करा दूंगा, लेकिन उसको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेथड याद रखिए, मेथड याद रखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में यकीन मानिए वो क्लिक कर जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि GP में सम का फॉर्मूला जो निकालने का डेरिवेशन है, उसी तरह से AGS में भी सम का फॉर्मूला निकाला जाता है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस R टाइम्स S इक्वल टू A, और यहाँ GP का फॉर्मूला लगाएंगे। आप कह सकते हो GP विथ नंबर ऑफ n-1 टर्म्स। ठीक है, हमने आपको अलर्ट भी किया था कि आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स से रिलेटेड ही याद रखना है। तो 1 माइनस R टू दी पावर n-1 अपॉन 1 माइनस R माइनस A प्लस n-1 इंटू डी टाइम्स R की पावर n, क्योंकि ये तो किसी से सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं। अब आप क्या करिए, S की वैल्यू निकाल दीजिए, या जिसको Sn हम लोग कहते हैं, तो A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR टाइम्स 1 माइनस R टू दी पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस A प्लस n-1 टाइम्स D टू दी पावर ये अपॉन 1 माइनस R। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन की है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है यहाँ पे कि एक बार मेथड पता हो गया तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इसको रटने या मगने की कोशिश ना करें, है ना, कि बैठ के उसको मगा जा रहा है अच्छे से। आप बस मेथड याद रखिए, जहाँ आपको याद करने की बात आएगी ना वहाँ मैं याद करवा दूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। बस इंजॉय करिए, क्लास को देखते रहिए, है ना, मैथमेटिक्स को इंजॉय करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मन लगेगा, जितना मन लगेगा उतना नंबर बढ़ेगा, जितना नंबर आएगा उतना मन लगेगा पढ़ने में। तो ये हो गया A अपॉन 1 माइनस R, फिर DR 1 माइनस R टू दी पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस R का होल स्क्वायर, और A प्लस n-1 टाइम्स डी R की पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ये आपको ध्यान रखना है कि ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एक फॉर्मूला आता है इस तरह का, क्लियर। तो इसको याद रखना नहीं है हम लोगों को, बस मेथड को ध्यान रखना है। अगली चीज़ इसमें होती है इनफाइनाइट AGS, वो भी लिख लीजिए, इनफाइनाइट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो R है कॉमन रेशियो, उसकी वैल्यू होती है -1 से 1, और अंडरस्टूड है कि R 0 तो हो नहीं सकता, है ना। तो अब क्या करेंगे कि जो सम है, अगर इसी में अगर R -1 से 1 है तो क्या होगा, ये टर्म आपका पूरा गायब हो जाएगा ये, क्योंकि हमने जैसे बताया था कि अगर फ्रैक्शनल नंबर की इनफाइनाइट पावर करेंगे तो वो अप्रोचिंग 0 होता है, मतलब वो 0 की तरफ टेंड करता है, और उसको हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं।
उसी लॉजिक से ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो बचा कौन? तो a/1 - r, फिर dr टाइम्स 1/1 - r का होल स्क्वायर। तो ये जो आएगा, ये जो आपका वो लिखेंगे a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। इनफैक्ट आपको इसको भी याद नहीं रखना है, जहाँ आपको याद रखना होगा ना वहाँ पे मैं लिख दूँगा कि आप मेमोराइज़ कर लें, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मेथड निकाल लिया, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ये आपका जेई मेन स्पेशल है या जेई मेन फेवरेट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, जेई मेन क्या करता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स आपका, जैसे हमने n के लिए डिराइव कराया है, वो n के लिए नहीं पूछेंगे, वो 10 टर्म, 20 टर्म, 21 टर्म, 100 टर्म्स, इसी में वो सब खुश हैं, तो उतना ही पूछा जाएगा। बस आप n की वैल्यू चेंज करते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कंसेप्ट देखा। ये एग्जैक्टली जीपी की तरह है, बस यहाँ फ़र्क क्या है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, और उसको जीपी के कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक नंबर ऑफ़ n टर्म्स जिसमें हों, और एक इनफाइनाइट एजीएस से रिलेटेड। तो इनफाइनाइट एजीएस की कंडीशन क्या है बच्चों, बताओ। तो आप कहो कि सर जो इनफाइनाइट जीपी की कंडीशन है वहीं अपने इनफाइनाइट एजीएस की कंडीशन है। तो ये सही हो गया, आगे बढ़े जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इसमें है s = 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब अप टू n टर्म्स। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एजीएस में अगर n टर्म का सम पूछा जाए, सम अप टू n टर्म्स, तो हमें क्या करना होता है, लास्ट टर्म निकालना होगा। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि इसका n टर्म कैसे लिखें। तो n टर्म के लिए आपको हमने बताया था a + 2d, a + d, a + 2d, इस तरह के फॉर्म रहते हैं। तो जैसे ये 1, 4, 7, 10, ये क्या है, AP। अगर हम कहें कि आप n टर्म निकाल लो तो आप क्या लिखोगे, ये 1, 4, 7, और इसका n टर्म क्या होगा, तो a + n - 1 × d। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आएगा आपका 3n - 2। तो ये आपका n टर्म आएगा 3n - 2 होल डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर, ये देखो सेकेंड टर्म में आपका 5 की पावर 1 पावर है, थर्ड टर्म में 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा n - 1, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बताया था हमने कि जो कॉमन रेशियो है 1/5, आप क्या करिए उसमें s से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा आप, तो ये हो जाएगा 1 × 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5, दिस इज़ 4/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7/5 का क्यूब। और इस तरह से ये जो टर्म आएगा इसको क्या लिखेंगे, 3n - 2 होल डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर n। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो s - s/5 हो जाता है आपका 4s/5 टाइम्स s, और ये 1 + 3/5 + 3/5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या बनता है, जीपी। तो ये हो जाएगा 3/5 टू दी पावर n - 1, एक ब्रैकेट, और माइनस 3n - 2 होल डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर n। तो इस यहाँ पे हम लोग जीपी का अपना फॉर्मूला लगा देंगे सम का। तो 3/5 और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/5, तो -1/5 होल टू दी पावर नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो यहाँ 1 से लेकर n - 1 तक की पावर वेरी कर रही है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है आपका n - 1 होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 माइनस 3n - 2 होल डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर n। क्लियर। तो ये हो गया आपका 4/5। तो ये फाइनली हो गया 1 + 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना आएगा, 1 - 1/5 टू दी पावर n - 1। क्लियर। और ये 3n - 2 अपॉन 5 टू दी पावर n। ये 3/5 अपॉन 4/5 क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल, और इसको लिख देंगे 3/4। और ये देखिए ये टोटल 4/5 टाइम्स s की वैल्यू है। तो अगर s मैं पूछूं आपसे कितना होगा, समेसन
जिसको आप एस ऑफ एन भी लिख सकते हैं। तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आएगा 1 प्लस, इसको एस एच भी लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स 1 माइनस 1/5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू द पावर n। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर। अब देखिए इसके बाद एग्ज़ाम में क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैच करेगा। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, जैसे 5 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 5 इसको लिख के इन दोनों टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए ये 3/4 है, तो इसका मैं कंप्लीट आंसर लिख देता हूँ। आप क्या करना, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है SN इक्वल टू 35/16 माइनस 12n प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स 5 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक टर्म है, तो इसको आप लोग मैच करा लेना। और जहाँ तक इसका सवाल है तो इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो 1 प्लस 3/4 को एक जगह लिख देना और ये जो दोनों टर्म हैं उनको एक जगह सिंप्लीफाई करिएगा, उससे आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका S इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इन्फानाइट, और x के ऊपर कंडीशन है कि x आपका -1 से 1 लाई कर रहा है। तो आप इस सीरीज़ का समेसन निकाल लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 ये क्या है, AP है, और 1 x स्क्वायर x क्यूब ये सब क्या है, GP है। तो ये एक AGS है और वो भी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए, इन्फानाइट। तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फानाइट AGS। और इन्फानाइट AGS का जो सम का फार्मूला होता है वो n टर्म्स वाला जो क्वेश्चन था उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसमें आपको n टर्म नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से जैसे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमने यही लिखा है S इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इस तरह से आप इन्फानाइट टर्म्स का सम लिख दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x, फिर 2x स्क्वायर, फिर 3x क्यूब। इस तरह से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इन्फानाइट तक। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 माइनस x टाइम्स s इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब से लेकर कहाँ तक, आपका इन्फानाइट तक। और ये आपका इन्फानाइट GP है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को पता था a/1 माइनस r, और ये है वैल्यू 1 माइनस x टाइम्स s की। तो यहाँ से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 1/1 माइनस x टाइम का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल है। देखिए अगर इन्फानाइट AGS आ जाता है क्वेश्चन में तो वो तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर आपका n टर्म्स का अगर सम आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम n टर्म लिख रहे हैं उसको बहुत अलर्टनेस के साथ लिखेंगे, क्योंकि अगर आप उसमें कोई गलती करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। तो उसका एक सजेशन ये है कि आप नंबर ऑफ़ टर्म्स की वैल्यू 1 2 3 पट करते हुए कभी कभी क्रॉस चेक भी कर लिया करिए, या आप पेशेंस से कैलकुलेशन किया करिए। क्लियर। तो अब ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नया कंसेप्ट होता है सिग्मा नोटेशन। ठीक है ना, तो सिग्मा नोटेशंस के बारे में लिखेंगे। लिखिए हेडिंग सिग्मा नोटेशंस। ठीक है ना, फटाफट करते हैं इसको। सिग्मा नोटेशंस क्या होता है, तो देखिए सिग्मा मतलब समेसन है ना, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशंस का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं और अगर आपको सम के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, उसको समेसन फॉर्म में डिनोट करोगे, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी यूज़ किया था। तो सबसे पहला होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है जिसमें r वेरिएबल है ना, और इसको हम 1 से n वेरी करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या पढ़ेंगे f(1), फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो f(2), r की वैल्यू 3 रखेंगे तो f(3). इस तरह के जितने टर्म हैं उन सब का समेसन कर दीजिए। और कहाँ से कहाँ तक का टर्म लिखेंगे, तो 1 से लेकर n तक का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे ना, इसको याद होगा ये, फाइनली भूल जाओगे, याद रखना है, भूलना नहीं है।
ठीक है ना। इसको याद रखोगे तभी हो पाएगा आगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम आगे बताने वाले हैं। तो देखिए समेसन का मतलब, सिग्मा का मतलब समेसन, बस आप सिग्मा कभी भी आए तो उसको आप बोलिए समेसन, और फिर क्या करिए कि उसको समेसन को आप सिग्मा को ब्रेक कर दिया करिए। देखिए जो जेई के क्वेश्चंस आते हैं, जो आईआईटी जेई मेन या एनटीए के पेपर में आ सकते हैं, वो क्या होगा आपका, उसमें आपको सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो या तो आप उसको उसकी प्रॉपर्टी लगाइए, या दूसरा तरीका है कि आप सिग्मा को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मेथड कैसे पता होता है, तो ब्रेक करने का जो मेथड है वो आपका जो है, वो आप क्या करना कि ब्रेक करने का जो भी मेथड है उसमें आप क्या करेंगे कि आप सिग्मा को ओपन कर देंगे, उसमें लोअर लिमिट का ध्यान रखेंगे, अपर लिमिट का ध्यान रखेंगे, और इस तरह से आपका सिग्मा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसमें दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्मा। सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ के लिए आप क्या करिए, सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करने का जो तरीका है या डिफ़ाइन है वो समेसन से रिलेटेड ही है। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एक्सप्रेशन हैं और वो ऐड हो रहे हैं, एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, तो हम लोग जानते हैं 1 to n, ये हो जाता है समेसन ऑफ एफ ऑफ आर वेरी फ्रॉम 1 to n, है ना, प्लस समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n जी ऑफ आर। क्लियर। और ये जैसे प्लस के लिए मैंने लिखा है उसी तरह से आपका माइनस के लिए भी होता है, आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आर, ये माइनस जी ऑफ आर है। तो आप इसको क्या करिए, इसको लिख सकते हैं समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आर माइनस जी ऑफ आर, समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n जी ऑफ आर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो LHS की लिमिट है वहीं आपकी RHS की भी लिमिट होगी। क्या बोला, जो LHS की लिमिट है वहीं आपकी RHS की भी लिमिट होंगी। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर आपने मल्टीप्लाई किया और वो नंबर कांस्टेंट है तो वो सिग्मा से क्या हो जाएगा, बाहर, है ना, जैसे लैम्डा ये आपका बाहर आ जाएगा। और समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आर आएगा। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर आप कोई भी k ऐड करते हैं आर वेरी फ्रॉम 1 to n तो ये हो जाएगा k प्लस के n टाइम्स, तो जिसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे n टाइम्स k। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो अभी तक कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा, समेसन मतलब सम के लिए, डिफरेंस के लिए लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा सिग्मा नोटेशंस के, और हमने ये पढ़ा कि अगर r की वैल्यू 1 से n तक है और हमेशा जैसे r की वैल्यू रखने से कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे k n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स k। और इसमें लास्ट एक प्रॉपर्टी होती है, जो इसको मैं प्रूफ भी बताऊंगा, और स्पेशली इसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम में करेंगे। IIT जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आसानी से। तो ये होता है 0 से। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने 4 प्रॉपर्टी में r वेरी फ्रॉम 1 to n किया है, लेकिन ये स्पेसिफिकली 0 के लिए होता है। तो इस तरह से अगर टर्म रहे तो आप इसको r वेरी फ्रॉम 0 to n एफ ऑफ n माइनस आर लिख देना। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आप क्या करिए, LHS को ओपन करिए तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, क्या बताया था, सिग्मा का मतलब उसको ब्रेक करना। अब बस आप ये ध्यान रखिए कि सिग्मा के जो भी देखिए एक ही क्रैक पॉइंट है, सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी भी ये बड़ा सिग्मा अगर आपको दिख गया ना तो आपको 2 चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, एक इसका मतलब और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टी पंजा मारे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 5 पंच उससे रिलेटेड है। दूसरा चीज़ कि आपको r वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक दिया है और उसी को आपको जो LHS में है वहीं RHS में भी आपको लिखना होगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे ये F1 F2 कहाँ से तक लिखोगे, तो f ऑफ n तक। अगर हम RHS की बात करें तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि f ऑफ n होगा, अगर r की वैल्यू हम 0 रखेंगे, f ऑफ n माइनस 1 होगा, f ऑफ n माइनस 2 होगा। कहाँ तक लिखेंगे, तो n तक। तो जब n लिख रहे होंगे तो f ऑफ 0 आएगा। तो ये दोनों नंबर सेम हैं, बस फ़र्क क्या है कि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, सिग्मा का मतलब और सिग्मा से रिलेटेड
जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रिलेटेड 5 प्रॉपर्टी। एक हाथ में नॉर्मली 5 उंगलियां होती हैं, तो आपको 5 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, 5 याद रखोगे। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सिग्मा नोटेशन का यूज है अब उसको यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये कह रहे थे कि अभी तक हम लोगों ने सिग्मा के बारे में पढ़ लिया है। अब आप हेडिंग लिखो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, और इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट इसमें ये होता है, रिजल्ट नंबर 1, कि आपको समेसन आर वेरी फ्रॉम 1 to n ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये होता है n × n + 1/2। क्लियर। और इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्लियर। तो ये समेसन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। दूसरा इसमें होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आर वेरी फ्रॉम 1 to n। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1² + 2² + स्क्वायर से लेकर n² तक का सम। तो ये होता है n + 1, है ना, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। तो n + 1 को ऐड करेंगे तो 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये मेमोराइज़ करने का तरीका है ना। तीसरा इसमें होता है सम ऑफ, इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। क्या बोला मैंने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसी तरह से क्यूब के बारे में लिखेंगे, तो समेसन ऑफ r वेरी फ्रॉम 1 to n r³ इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1³ + 2³ + 3³, है ना, अप टू n³, और ये हो जाएगा आपका n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ना, इसी का स्क्वायर हो जाता है ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है, याद रखना है ये होल स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड 1-2 और रिजल्ट्स हैं जिसको याद रखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो हो चुका है, जैसे ये 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 लिखना हो। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका n²। क्लियर। ये कैसे आता है, तो AP का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके जो 4 रिजल्ट्स हैं इनको आपको हमेशा याद रखना है ना, इसको याद रखिएगा, तभी आपके आगे की जो जर्नी है वो सिंपल लगेगी, अदरवाइज़ आप डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n × n + 1/2, हमारे साथ साथ बोलते रहिए लगिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब n + 1 2n + 1/6। ठीक है। और सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, तो सम ऑफ क्यूब्स का आपका फॉर्मूला है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। और फिर लास्ट क्या बताया कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। तो यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, ये चारों रिजल्ट्स को याद रखना है और भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, भूले ना तो फिर सही नहीं होगा, आपको स्कोर करना है। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए, आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया। और इसका डेरिवेशन इग्नोर करिए, अभी हम लोग अगर डीपली पढ़ेंगे, जो 11th-12th के बच्चे हैं अगर इस क्लास को देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसका मैं प्रूफ बताऊं, तो उसके लिए मैं जल्दी से ही क्लास 11th-12th का भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको हर चीज़ डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। उसमें तो केवल सिग्मा ही एक दिन पढ़ते रहेंगे, है ना, इन सब का प्रूफ करेंगे, सिग्मा से रिलेटेड एक क्लास होगी आपकी। क्लियर। अब जैसे देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि कोई सम निकालना है और उस सम की वैल्यू दी हुई है, उस सम की वैल्यू है आपकी, जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना,
कि 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर से लेकर 50 का स्क्वायर, है ना। सपोज ये आपको वैल्यू पूछ दी जाती है तो क्या करोगे आप, इसको निकालने का जो तरीका होता है आप क्या करिए, इसमें अगर देखिए ये 1 से 50 के स्क्वायर तक का सम रहता तो हमें रिजल्ट पता है, तो जो टर्म मिसिंग है उनको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये आप लिखिए, ये 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर आपका 50 का स्क्वायर, ये हमने क्या किया 1 से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर, तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 1 से 50 तक का सम लगाओगे तो n की जगह क्या लिखोगे 50, तो 50 51 2n मतलब 100 प्लस 1 101 अपॉन 6 माइनस यहाँ n प्लस 1, n की अगर 30 वैल्यू है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 31 और 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा 61 होल डिवाइडेड बाई 6। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो सब लोग कैलकुलेट कर लोगे ना, ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया मैं ही सब करूँगा, ये तो इतना करना पड़ेगा ना आपको, मैं नहीं बताने वाला आपको, ये खुद करना होगा। याद रखिए ये आपको कैलकुलेशन करना है, लॉजिक मैं बताऊँगा और आपको भी तो मेहनत करनी है ना, थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए, एक्सपर्टीज़ हासिल करिए, कैलकुलेशन करते रहिए फटाफट, है ना। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया कि अगर कोई सीरीज़ आधी अधूरी पड़ी हो तो क्या होता है, जो काम अधूरा हो उसको पूरा करना चाहिए। उसी लॉजिक से जो सीरीज़ अधूरी है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा कर लेंगे। उसमें हो सकता है कि हम लोग को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े, तो उस एडजस्टमेंट करने के चक्कर में आपको 2 बार फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ये आसान हो जाएगा। इसको हम लोग सिग्मा नोटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सिग्मा का यूज बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है ध्यान रखिए, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है ये, तो याद रखना। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये है आपका 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 इंटू 4 स्क्वायर, है ना, फिर 5 स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग आराम से नोट करिए। फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, और सीरीज़ क्या है 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 स्क्वायर अप टू इस तरह से n टर्म्स हैं। इसमें याद रखो 2 तरीके के टर्म हैं। एक तो ये 4 टाइम्स वाले हैं जिसमें 4 पहले से ही प्रेजेंट है, और एक विदाउट 4 के हैं जैसे 1 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है। तो जितने ऑड वाले हैं वो सिंगल टर्म अपीयर कर रहे हैं, और जो इवन वाले टर्म्स हैं जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर उसके सामने क्या लगा हुआ है 4। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो करने का तरीका है, इट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उसको एकदम अच्छे से समझें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि नॉर्मल क्वेश्चन है चलो रखा दिया। इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको सीखना होगा, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इट इज़ ए, अब मतलब कह सकते हो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉजिक थोड़ा अलग है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि n इवन ऑड लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 ले लिए हैं, टोटल टर्म अगर 10 हैं, तो आप कह सकते हो कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके जो टर्म आएंगे वो 5 आएंगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, और 4 टाइम्स या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरह का आएगा। तो 10 में तो हाफ हाफ हो गया, लेकिन जब 11 टर्म लेंगे तो क्या होगा, एक 6 होगा एक 5 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे इवन या ऑड में से किसी एक को डिराइव कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग अपना दूसरा पार्ट निकालते हैं। तो याद रखिएगा, इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो केस 1 व्हेन n इज़ इवन, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जब n इवन हो गया तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर। अब n अगर इवन हो चुका है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू एन स्क्वायर। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर ही हो रहा होगा। फिर आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम। और जो 4 टाइम्स वाले में से एक टर्म तो गायब हो गया, तो ये 3 टाइम्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और अप टू एक 6 स्क्वायर भी लिखिए, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगला टर्म क्या है, तो n स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि यहाँ तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अपना लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ तो फार्मूला लग गया है ना, यहाँ तो हमने क्या किया फार्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम 2 स्क्वायर को बाहर कर देते हैं तो ये हो गया 12। और आप ध्यान से देखो तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n/2 का होल स्क्वायर तक आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या n/2 इंटीजर है, तो हमने आपको बताया कि n इवन इंटीजर है, तो n/2 क्या होगा, इंटीजर आ जाएगा कंफर्म। वो इवन आएगा ऑड आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन इंटीजर कंफर्म आएगा। तो जो काम यहाँ n के लिए आप कर रहे हैं वही काम यहाँ पे n/2 के लिए कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2n प्लस 1/6। ये तो हमने सीधे सीधे फार्मूला लगाया है और यही काम यहाँ करने जा रहे हैं। तो n की जगह n/2 लिखेंगे, तो n है ना, पढ़ेंगे n लेकिन लिखेंगे n/2 प्लस 1 और 2n मतलब n प्लस 1 होल अपॉन 6। तो देखो अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, पेशेंस से कैलकुलेशन करना है। तो हम इत्मीनान से इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, आप भी करते रहिए हमारे साथ साथ, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रोकिए। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं लाइव और उस तरह का अभी क्लास तो है नहीं, तो इसमें क्या है कि आप बाई 6 लिखिए और प्लस अब देखो ध्यान से ये 4 है तो ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ ये 4 3 जा, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट। इसको आसानी से इतना आसानी से हम नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये एलसीएम लेना पड़ेगा ना इसके पहले। तो एकदम पेशेंस से किया जाए कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में जल्दीबाजी मत करिएगा। और एक एडवांटेज भी मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस जेई आजकल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखता है ना। और ये तो मैंने इसको कैंसिल अभी नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल कर सकते हो 6 से, और यहाँ पे ये हो जाएगा n, है ना, और ये n प्लस 1 n प्लस 2 क्लियर, होल डिवाइडेड बाई, अब टर्म कितने बचे, तो ये कह सकते हो कि ये गायब हो चुका है और इसका जो 2 है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें। तो यहाँ से आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या बच गया, तो 2n प्लस 1/3 प्लस n प्लस 2 बचा। तो आप इसको लिखते जाइए, हेंस Sn की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन करना। और ये 3n प्लस 2n 5n, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 to 7 होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये आप लिखोगे 2 3 जा 6, यहाँ तक चले गए। n इंटू एन प्लस 1 5n प्लस 7 अपॉन 6। मेरे सामने स्क्रीन है इसलिए मैं उसको बार बार देखता रहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं, उनको पूरा दिख रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ही दुनिया में खोए हैं और हमारे स्टूडेंट भी अलग ही दुनिया में खोए हैं, है ना। सब लोग मस्त हैं, वैसे मत करिएगा। आप एकदम रेगुलरली डिसिप्लिन होके एकदम तैयारी करिए। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि स्पून फीडिंग हो रही है ना। आप सोए हैं और आके चला आया नॉलेज और अगले दिन जाके आप पूरा परफॉर्म कर दिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जितना मेहनत करोगे उतना आपका IQ डेवलप होगा, जो कि आगे आपका काम आएगा। क्योंकि सब कुछ IQ का ही गेम है। IITs में जो कंपनियां आती हैं वो नॉलेज नहीं टेस्ट करती हैं, वो IQ टेस्ट करती हैं, और IQ जिसके पास रहता है वो उनको हायर कर लेती हैं। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से है, n इंटू एन प्लस 1 5n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये सारी कहानी जितनी हैं वो n इवन के लिए की गई है। अब सवाल ये उठता है कि भैया n तो कुछ भी हो सकता है, आपने इवन ही क्यों किया? क्या आपको इवन से ज़्यादा लगाव है? तो उसका आंसर है नहीं। इवन हमने इसलिए किया ताकि हाफ हाफ करना आसान हो। अगर n इक्वल टू ऑड आता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, अब उसके बारे में अगर देखें
तो ध्यान से देखिए, एन इवन की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब एन ऑड की मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? तो देखो अब क्या होगा कि जैसे कि n अगर ऑड हो गया, एस एन इसलिए हमने साइड में लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू अगर ऑड हो चुकी है तो हमें इतना दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो व्हेन n इज़ ऑड देन ध्यान से देखना, एस एन की वैल्यू हो जाएगी एस ऑफ n माइनस वन प्लस ए एन। अब सवाल ये उठता है ये कहाँ से आया? तो हमने आपको ये बताया था, देखिए जैसे आपको 11 टर्म का सम निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? अगर मान लीजिए आपको 11 टर्म का सम, 11 टर्म का सम निकालना है और आपके पास पहले से ही शुरू के 10 टर्म का फॉर्मूला पता है, मतलब 10 टर्म का आपको फॉर्मूला तैयार है, तो आप क्या करोगे? पूरा 11 निकालने की बजाय कहोगे कि सर ऐसा करते हैं कि पहले 10 टर्म का सम उस गिवन फॉर्मूले से निकाल लेते हैं और फिर 11वां टर्म ऐड कर देंगे। समझ में आया? जैसे आपको 101 टर्म का सम निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ कि शुरू के 100 टर्म हैं उसको आप फॉर्मूले से निकालिए और फिर जो 101वां टर्म है उसको ऐड कर दीजिए। सिमिलर लॉजिक से अगर n की वैल्यू ऑड है तो हम लोग एस ऑफ n माइनस वन की वैल्यू, n माइनस वन क्या हो जाएगा? इवन। ध्यान से देखो, ये तो इवन हो जाएगा ना, जिसको मैंने n माइनस वन लिखा था, है ना, इसको आप n माइनस वन ही लिखिए। और ये कहाँ से निकालेंगे? कहोगे जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है, ये n इवन के लिए है, तो जब n माइनस वन इवन होगा तो n की जगह n माइनस वन रखते हुए फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा। और nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो जैसे थर्ड आपका ऑड टर्म है, तो मैंने 3 ऑड नंबर हैं, तो तीसरा टर्म 3 स्क्वायर, पाँचवा टर्म 5 स्क्वायर, तो nth टर्म हो जाएगा n स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस वन रख देंगे, तो दिस इज n माइनस वन, दिस इज n माइनस वन प्लस वन n, और ये 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 5 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस n स्क्वायर। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज n इंटू n माइनस वन, और ये हो गया 5n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस n स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना। ये ध्यान रखना n स्क्वायर थोड़ा साइड में है ना, न्यूमरेटर में नहीं है। ये एक टर्म है और उसके बाद n स्क्वायर लिखे हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ था ना, जब जेई मेन में क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जेई 2004 का है। जेई मेन उस समय AIEEE के नाम से एग्ज़ाम होते थे। तो उसमें क्या करता है वो कि n की वैल्यू इवन के लिए आपको रिजल्ट क्वेश्चन में दिया है, हम आपको सॉल्व कराएंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा हम जेई मेन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जेई एडवांस के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 बाई 1 A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स, है ना। आपको और कहीं नहीं जाना है, 100% स्कोर करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि एस एन की वैल्यू हमने एस ऑफ n माइनस वन प्लस ए एन लिखा है, तो हमने कहा कि n माइनस वन की वैल्यू उस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। उसी तरह से जेई मेन 2004 में ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया होता है, कुछ और दिया रहता है ना, उसकी वैल्यू उतनी आ जाती है चेक करने पे, और कहता है कि इवन के लिए जब फॉर्मूला आपको गिवन है तो जब n की वैल्यू ऑड हो जाए तो आप आंसर क्या लिखेंगे? तो ऑब्वियसली हम इवन टर्म का सम, जैसे हमको मान लीजिए कि 100 टर्म का फॉर्मूला रिजल्ट दे रखा है और 101 टर्म का पूछ रहा है, तो कहोगे कि 100 टर्म का सम प्लस 101वां टर्म। उसी लॉजिक से हमने n की जगह n माइनस वन रखते हुए एस ऑफ n माइनस वन निकाल लिया और उसमें फिर n टर्म ऐड कर दिया। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन है, इसको ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक जेई 2004 का AIEEE वाला क्वेश्चन का सवाल है, तो उसको हम अपने एडवांस प्रॉब्लम सीट करके जो प्लेलिस्ट है उसमें हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि पहले अलजेब्रा एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपके जितने पेपर्स हैं वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। उससे आपके दो फ़ायदे होंगे, एक तो एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा फुल सिलेबस आपका तैयार भी होता रहेगा। और इंडिविजुअली आप पार्ट टेस्ट पे मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो पैरेलली दो चीज़ें चलेंगी। तो इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपको कोई नोटिस लगाएं या मान लीजिए टेस्ट लें या कभी भी डिस्कशन सीट करें या डाउट क्लियरेंस करें तो आपके पास मैसेज जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करें और फिर आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। तो आज की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था
कहाँ से बताओ? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें इन्फानाइट एजीएस पढ़ा, फिर सिग्मा नोटेशन में 5 सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 5वां स्पेशली बायनोमियल थ्योरम में हम लोग यूज़ करते हैं। सिग्मा नोटेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये हमने आपको बताया है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप शुरू से देखिएगा। इसमें लॉजिक कुल मिला के ये है कि इवन ऑड के लिए हमारे जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे हैं, तो हम इवन का अलग निकालेंगे वैल्यू और ऑड का अलग निकालेंगे। अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो एक बार फाइनली ये लिख लेना कि आप चाहें तो इसको भी सिंप्लीफाई करिए, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो n कॉमन है ना, या ऐसे ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से लिख दीजिए, एग्ज़ाम में जब आएगा तो इतना मेहनत नहीं करनी होगी आपको। n इंटू एन प्लस वन, ये 5n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 व्हेन n इज इवन, और ये लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन 5n प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस n स्क्वायर व्हेन n इज़ ऑड। तो मैंने क्या किया है, इवन ऑड के लिए अलग अलग फार्मूला निकाला। एक बार जेई 2013 एडवांस में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपको सम दिया रहता है और पूछता है कि कौन कौन सी समेशन की वैल्यूज़ होती हैं। तो उसमें भी हमें आपको क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू ब्रेक करनी है। केवल आपको पेशेंस से उस सिग्मा को ब्रेक करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे पेशेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। तो आप क्या करिए फिर, इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने लिखा आप भी कॉपी पे लिख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। जब भी ग्रुपिंग होगी तो हम लोग ग्रुप बना के करेंगे, जैसे इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, या एक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। या ये भी है कि अगर मान लीजिए सिर्फ ऑड के लिए क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग इवन वाले पार्ट को डायरेक्टली ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड इवन का ही कर लेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपसे डायरेक्टली ऑड पार्ट पूछा गया तो फिर इवन पार्ट को मत करिए, सीधे सीधे क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे 11 टर्म का सम पूछ रहा है तो 5 और 6 की ग्रुपिंग बनाइए, दोनों का आंसर लिखिए। अगर 20 टर्म का सम पूछ रहा है तो 10-10 की ग्रुपिंग हो गई। जब दोनों पूछेगा ना तब हमें करना होगा। तो इसमें एक के लिए मेहनत करनी है और दूसरा डायरेक्टली आपको पिछले वाले की हेल्प से ही लिखना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।